नमस्कार दोस्तों, जीके विद कप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले खासकर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी की भी बात करेंगे हम। और सामान्यतः इन शब्दों के बारे में अगर जानकारी जो प्राप्त करनी है तो वो भी हम सीख लेंगे कि सामान्य जानकारी के लिए भी इन शब्दों के बारे में उसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि हाल ही में ये शब्द बहुत सरसम है और करंट के भी टॉपिक हैं। तो हम इन टर्मिनोलॉजी के माध्यम से इन शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आरएस इंटरव्यू में भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और साथ ही सामान्य जानकारी के लिए भी हम इन क्वेश्चन को या इस टॉपिक को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है वो है निवेश, और निवेश को हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक दूसरा शब्द और है विनिवेश, और इसे हम कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि दोनों मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन अंतर इनके भिन्न है। अब हम निवेश की बात करें, निवेश सामान्य हम देखते हैं मैंने उसमें निवेश किया, मैंने वहां इन्वेस्ट किया, तो मतलब कहीं भी पैसे निवेश करना और संभावित यानी भविष्य में या फ्यूचर में कोई न कोई से लाभ होने वाला हो। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, संस्था, कंपनी या सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार की भी कोई कंपनी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, सरकार द्वारा कि अपने फर्म की हिस्सेदारी बढ़ाना या किसी फर्म में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, ये कह सकते हैं अपने फर्म की हिस्सेदारी उसे बढ़ाना, ये हो गया निवेश। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, या किसी कंपनी में निवेश करता है तो वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है उस कंपनी में, इसलिए वो निवेश करता है, या एक नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो भी उसमें वो अपने पैसे निवेश करता है। यानी कि पैसे निवेश करके वो अपनी कुल जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि करना चाहता है, उसकी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, अपनी इनकम की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, और उसकी टोटल जो आर्थिक गतिविधियां उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से ये हो गया एक तरह से निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट ये होता है जो कहीं के फ्यूचर में वो रिटर्न लेके आता है, या फिर ये कह सकते हैं हम वो प्रॉफिट लेके आता है। अब दूसरा है विनिवेश। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। हम यहाँ इसको यही पढ़ सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, कंपनी या सरकार द्वारा अपने फर्म की हिस्सेदारी कम करना, और कम कितना प्रतिशत तक करना ये भी। तो जब सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है वो 51% तक तो अपने पास रखती है और 49% तक वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है, किसी को दे देती है। और विनिवेश क्यों करती है, जब हम बजट में पढ़ते हैं तो कुछ टारगेट्स रखती है सरकार कि इस बार हमें इतना विनिवेश करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि डिसइन्वेस्ट के माध्यम से सरकार जो सरकारी उपक्रम होते हैं, पीएसयू जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग जो होते हैं, अंडरटेकिंग होते हैं वो, और पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, उनके जो है हिस्सेदारी उसकी बेची जाती है और वो निजी हाथों में सौंपी जाती है, जैसे उनको सरकार को आय होती है, और उसी आय का उपयोग सरकार अपने सरकारी उपक्रम जो कि या फिर जो राजस्व घाटा है उसको कम करने के लिए, या जो बाह्य ऋण ले रखे थे उनका भुगतान करने के लिए, तो उनका भुगतान करने के लिए सरकार विनिवेश का एक अपना लक्ष्य रखती है। मान लीजिए किसी बजट में सरकार ने 1.5 अरब रुपए का विनिवेश का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार सरकारी उपक्रमों पीएसयू और पीएसबी से अपनी हिस्सेदारी कम करती है, बेचती है निजी हाथों में, उसको हम विनिवेश कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्यक्ति, संस्था, कंपनी या सरकार द्वारा, ये केवल सरकार पे भी नहीं, किसी और भी कंपनी को उसको डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे कमा सकती है, या किसी दूसरे संस्था व्यक्ति को अपनी हिस्सेदारी दे देती है, तो वो एक तरह से विनिवेश हो गया। और ये हिस्सेदारी 49% तक, यानी 51% तो सरकार, संस्था या जो भी डिसइन्वेस्टमेंट करेगा वो अपने पास रखेगा, लेकिन 49% तक वो आगे उसको विनिवेश कर सकती है या कम कर सकती है, हिस्सेदारी बेच सकती है। अब जब 49% से भी आप आगे बढ़ गए हो 50%, 50% से 51, 52, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अब आपके पास हिस्सेदारी 49% हो गई है,
और आपने जो हिस्सेदारी थी वो 51% तक बेच दी है, निजी हाथों में दे दी, तो वहां से शुरू हो जाता है एक तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो होता है निजीकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए निवेश विनिवेश वो समान ही थे, अगर हम RS इंटरव्यू की बात करें तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए निवेश विनिवेश या निजीकरण में क्या अंतर है, क्योंकि हाल ही में रेलवे का निजीकरण को लेकर चर्चा चल रही है बात, तो वो पूछा जा सकता है वहां से क्वेश्चन। और दूसरा जो अभी सरकार ने जैसे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, ONGC हो गया, तो ये विभिन्न जो सरकारी उपक्रम है PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनका जो सरकार विनिवेश कर रही है, इसकी वजह से वो क्वेश्चन पूछ सकती हैं। फिर अभी बजट में भी आया था बजट BSNL का, LIC का, तो इनका जो विनिवेश किया जा रहा है निजी हाथों में सौंपी जा रही है, तो वो 49% तक जब सरकार अपनी हिस्सेदारी 51-52% तक कम करने जा रही है, निजी हाथों में सौंपी जा रही है, तो वो निजीकरण शुरू हो जाता है। अगली जो हमारी टर्मिनोलॉजी इसी में हम देख लेते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी निजीकरण। और निजीकरण में क्या होता है, जब सरकार अपनी हिस्सेदारी वो 49% या इससे भी कम रखती है खुद, और इससे 51% 52% या उससे ज्यादा की जो है वो निजी हाथों में सौंप देती है। निजी हाथों में क्यों सौंपती है, इसके पीछे ये कारण है कि दक्षता में वृद्धि करने के लिए, यानी इफिशियंसी में वृद्धि करने के लिए वो निजीकरण करती है। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर का कौशल, जो मतलब उनका स्किल्स है उसका यूज करने के लिए, लागत को कम करने के लिए, कॉस्ट है उसको कम करने के लिए, ये कारण होते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कार्य कुशलता, ये प्रमुख कारण होते हैं किसी भी सरकारी संस्था या उपक्रम को निजी हाथों में सौंपने, निजीकरण करने का। और दूसरा लागत में कमी, तो ये हो गई। फिर कार्य दक्षता, कार्य कुशलता, ये इसमें कुछ खास होते हैं। और दूसरा कि रोजगार देने के लिए, तो ये कारण होते हैं कि किसी संस्था का निजीकरण किया जाता है, तो उसके ये कारण होते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से उनको निजी हाथों में सौंपा जाता है, जिससे सरकार पे दबाव कम हो, ये कारण होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब सब निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, तो क्या आने वाले समय में जो निजी संस्था है वो पूरा अपना एकदम स्वामित्व खुद धारण कर ले और सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आम जनता पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसके भी समाधान सरकार इसमें रखती है। एग्रीमेंट्स जो होते हैं सरकार और निजी कंपनी के बीच में, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के एग्रीमेंट में ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं हो कि वेनेजुएला की तरह पूरा सब निजीकरण हो जाए और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो जाए, आर्थिक संकट से राजनीतिक संकट, और पूरा जो देश की अर्थव्यवस्था है वही ध्वस्त हो जाए, और पब्लिक का है वो वापस जो उनकी जो पैसा है, यानी कि एक तरह से उनका जो लोक वित्त है या जनता का धन है वो पूरा कहीं न कहीं बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होने देती है सरकार। विभिन्न प्रकार के जो उनके पॉलिसीज एग्रीमेंट होते हैं उन पे पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये निजीकरण का। फिर निजीकरण में भी ये है कि सरकार जब पूरी हिस्सेदारी बेच देगी तो अपने पास कितनी रखती है या किस प्रकार वो काम करती है, तो इसमें ये बता देती है सरकार। अब निजीकरण में जब वो हिस्सेदारी अपनी 50% से भी ज्यादा निजी हाथों में सौंपना शुरू करती है, तो 49% तक तो होता है विनिवेश, लेकिन 51% से आगे 52, 55 ऐसे 60% मान लीजिए ऐसे, तो वो अब कितने परसेंट दे सकती है वो सरकार पे निर्भर करता है। लेकिन जब तक विनिवेश होता है तब तक प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो निजी कंपनियां होती हैं जो सरकार से हिस्सेदारी खरीद अपनी मतलब हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार से हिस्सेदारी खरीदती है, तो उनको सिर्फ वहाँ कार्य करने का वो उसमें मौका या अवसर मिलता है उनको, लेकिन डिसीजन मेकिंग या फिर वो जो निर्णय लेने की क्षमता है वो नहीं होती है किसमें, विनिवेश में। लेकिन जैसे ही निजीकरण होता है, यानी कि हिस्सेदारी 51% से ज्यादा बढ़ने लग जाती है, सरकार की हिस्सेदारी है 59% से भी कम होने लग जाती है, उस कंडीशन में निजी जो कंपनी होती है उसको पूरा अधिकार हो जाता है। स्वामित्व तो सरकार के पास रहता है मान लिया सब कुछ, लेकिन जो उनका डिसीजन मेकिंग पावर है वो शुरू हो जाता है, वो निर्णय लेना। हालांकि यहाँ से थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, यहाँ स्वामित्व तो भी पूर्णतः नहीं जाने देती है सरकार एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन अब वो निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि वो अब जब पता है निजी कंपनी कहेगी सरकार से कि आपने हमें हिस्सेदारी दी है, अब हम हमारे हिसाब से काम नहीं करने दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, हम कैसे वर्क इफिशिएंसी लाएंगे, क्या हम कैसे जो है प्रॉफिट कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए निजी संस्था है वो हमेशा
अपने प्रॉफिट बेस पे काम करती है। उसको यह नहीं रहता है कि प्रॉफिट या लॉस, या सरकार को जो घाटे हैं वो भी तो हैं, पब्लिक का जो के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, जन कल्याण, या वो उनका टारगेट नहीं रहता है। लेकिन प्राय वो सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देती है, अपना प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो हम ये देख सकते हैं कि निवेश ये चीज होती है, यानी कि उसमें जो है व्यक्ति, संस्था, सरकार या कंपनी जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है, विनिवेश में कम करती है। लेकिन निजीकरण में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी है वो 51% से भी या 59% से भी कम कर लेती है, और प्राइवेट जो सेक्टर है, जो यानी कि संस्था सरकार से हिस्सेदारी खरीद के अपनी हिस्सेदारी 51% से भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसमें डिसीजन मेकिंग पावर, स्वामित्व जैसी चीज़ें वो निजी हाथों में चली जाती है, और विनिवेश में केवल सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करती है। फिर इसमें आती है कि विनिवेश करता किसकी है, मतलब सरकार जब भी विनिवेश करती है तो किन चीज़ों का। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, हम यहाँ ले सकते हैं इसी को ही। इसमें हो जाएगा एक तो PSU और ये हो जाएगा PSB। इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी उपक्रम, और ये होते हैं PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जो सार्वजनिक बैंक हैं वो। तो सार्वजनिक उपक्रम हम ये कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम, और ये हो जाएंगी सार्वजनिक बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में 12 है, पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है अभी। और PSU ये लगभग 300 अप्रोक्स माना जाता है, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, लेकिन जो है 300 PSU वर्तमान में है। सरकार की कंपनियां हैं जो सरकार के एक तरह से दूध देने वाली गायें हैं, और इन्हीं का ही सरकार क्या करती है, विनिवेश करती है, इन्हीं को ही बजट आते हैं तब बेचती है। प्रॉफिट ये सरकार को क्या, राजस्व घाटा कम करने के लिए, और जो उधारी है, ऋण ले रखा है, उसको ऋण का भुगतान करने के लिए सरकार विनिवेश करती है। साथ ही सरकार का ये टारगेट नहीं रहता है कि सबको जो बेच दिया जाए, जबकि सरकार ये भी सोचती है कार्य कुशलता आएगी, अच्छे लोग आएंगे, निजी सेक्टर का जो लोगों का एक्सपीरियंस है, वहाँ काम करने की एफिशिएंसी है वो उसमें यूज होगी, लागत में भी कमी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो विभिन्न प्रकार के जो टारगेट होती है, केवल विनिवेश का एक बड़ा टारगेट होता है, उसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के फायदे भी वो मिलते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। मान लीजिए जैसे तेजस एक्सप्रेस या तेजस ट्रेन शुरू की गई थी, तो हमने पाया कि थोड़े दिन बाद ही उसने अपना जो किराया बढ़ाना शुरू कर दिया, जनता में एक तरह से बोझ बढ़ने शुरू हो गया, फिर वो ट्रेन बंद भी हो गई। तो इस प्रकार से निजीकरण, पूर्णतः निजीकरण करना ही सही नहीं है कि निजीकरण करके, सरकार के पास एक उपाय है जो सरकार ये करके जो अपना राजस्व घाटा है उसको कम करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, जो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, कार्य दक्षता लाने के लिए, और लागत में कमी लाने के लिए ऐसे प्रयास करती है। तो वो इस कंडीशन में विनिवेश में PSU और PSB भी है जो हिस्सेदारी बेचती है, और निजी हाथों में सौंप के, और निजी जो दक्षता कौशलता है या ज्ञान है उसका उपयोग लिया जाता है। तो आज हमने जाना निवेश, विनिवेश और निजीकरण, क्योंकि विनिवेश और निजीकरण अपने आप में बहुत मिलती जुलती जो शब्दावली है, और यहाँ से पूछा जाए कि अच्छा विनिवेश और इसमें क्या फर्क है, फिर आता है कि सरकार विनिवेश क्यों करती है। तो हमें ये बताना होता है कि सरकार को भी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य पूरे करने के लिए, सामाजिक जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर विनिवेश जैसी जो है वो टारगेट रखा जाता है बजट में, और उसको पूरा करने के लिए सरकार विनिवेश करती है और अपनी जो हिस्सेदारी निजी हाथों में सौंपती है। और जब ये विनिवेश से भी ज्यादा हिस्सेदारी सौंपनी शुरू कर दी है तो वो निजीकरण शुरू हो जाता है, और निजीकरण के ये फायदे और नुकसान तो होते ही हैं। हम ये सोचते हैं कि जब सरकार सपोज निजी हाथों में दे देगी, और निजी संस्थाएं या निजी जो सेक्टर है वो तो पूरा प्रॉफिट बेस पे काम करता है, फिर वो जन कल्याण या पब्लिक की भलाई के लिए क्यों सोचेगा, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए बात करेगा। लेकिन इसके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें वो पूरे इस बातों का ध्यान रखा जाए कि कहीं निजी सेक्टर की वजह से सरकार पर कोई आफत न आ जाए। हालांकि ऐसे तेजस ट्रेन जैसे वो देखे गए उदाहरण, जो एग्जाम्पल सामने ही, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो आज हमने जाना विनिवेश, निवेश और निजीकरण, साथ ही PSB और PSUs, ये जो अगर टर्मिनोलॉजी पूछा जाए उसके बारे में हम आसानी से बता सकते हैं, और सामान्य जानकारी के लिए भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।